Hello students, how are you? I hope that all of you will be happy. Students, so my name is Sushil Srivastava and now I am going to teach you second part of basic and fundamental concepts related to geometry. Students, today I will tell you in my previous video I explained about point, lines, angles on several bases and tried my best to give you a glorious explanation. And in this video I want to make you known with all types of geometrical shapes that can be represented in same plane or needs more than one planes. So students, we will talk about plane figures and solid figures. Also talk about lines, curve and straight. Students, first we want to explain about curve. A line that is not straight is called curve. A line that is not straight is called curve. But a line that is not straight is curve. तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ज्यामिति के मूल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें मेरा मुख्य फोकस प्लेन और सॉलिड आकृतियों पे होगा और इसी क्रम में हम आगे पढ़ाते रहेंगे आपको। टुडे मेरा फोकस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे होगा और किस प्रकार से हम केवल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को जानकर मोर देन 3 साइडेड पॉलीगॉन्स के बारे में सिमिलरली उनकी प्रॉपर्टीज को गेस करते हैं, ये भी दिखाएंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन सम स्पेशल एंगल्स आर फाउंड नोन एज, जिन्हें हमने बताया था जब कभी भी टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कुछ विशेष कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं। उन एंगल्स को हम कल एक्सप्लेन किए थे और मैंने कहा था जिसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। उनका हमारी ज्योमेट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने कर्व। हम हिंदी में वक्र भी बोलते हैं। तो कर्व 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट प्रॉपर कर्व। कर्व मीन्स दैट इज नॉट स्ट्रेट, दैट इज नॉट स्ट्रेट। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट कर्व। कर्व जो सीधा ना हो, वक्र क्या है जो सीधा ना हो। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हमने यहाँ पे कर्व का एग्जांपल दिया। कर्व का एग्जांपल ए बी है, कर्व का एग्जांपल ए बी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलती है। इस कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। सो स्टूडेंट, इन्हें हम बोलेंगे ओपन कर्व। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहे सेपरेट। किसी भी पॉइंट को हम कहेंगे ये स्टार्टिंग, देन किस पे हम बेस पे बोलेंगे स्टार्टिंग, इसमें तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। स्टूडेंट्स, अब आगे आते हैं हम कुछ विशेष प्रॉपर्टीज के बेस पर, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। हमने बताया था कि प्रॉपर्टी आपकी एक कॉमन क्वालिटी होती है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक आपकी वह स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो आपको अदर से डिफरेंट बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी
हम ये बोलते हैं कि मनुष्य के हाथ में, प्रत्येक हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, दैट इज राइट, लेकिन ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। अब अगर हम कहते हैं कि उस इंसान के दाहिने हाथ में 6 फिंगर्स है, तो ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबके पास नहीं होती, ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो यह प्रॉपर्टी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो इसी आधार पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक का प्रयोग करके हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में, तो ये एक हमें बेस देना होता है और वह बेस हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो हम आइए 2 टाइप में बोलते हैं, प्रॉपर कर्व, प्रॉपर कर्व, एंड सेकेंड इसमें हम बोलते हैं इम्प्रॉपर कर्व। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर, तो आप लोगों ने देखा होगा और देखा क्या आप किए हैं प्राइमरी क्लासों से ही, आई मीन्स बिलो क्लास 5 आपने सर्किल बनाना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि एक डिफरेंट पॉइंट के अराउंड इस कर्व की डिस्टेंस इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा प्रॉपर है। एक हमने बेस दिया आपको, जबकि यही इस फिगर में हम देखते हैं कि ये क्लोज कर्व दोनों हैं, लेकिन ऐसी कोई पॉइंट नहीं हो सकती जिससे इसके बाउंड्रीज की डिस्टेंस एवरीवेयर इक्वल हो। तो सच टाइप्स, इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, इसे बोलेंगे प्रॉपर कर्व। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, और आई एम यूजिंग हिंदी नॉट मोर पर्पज देन टू एक्सप्लेन in a better way. It doesn't matter, I can't speak English, but it is my duty to explain you in a better way. That is why I am using so much Hindi today. तो स्टूडेंट्स, हम सेंटर, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्ट किसी बाउंड्री से ऐसे प्लेस पे हो जहाँ से एवरी हुए उसकी डिस्टेंस इक्वल हो, उसे सेंटर नाम दे सकता है। इसे हम सर्किल में आपको बता चुके हैं, सर्किल इसे बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा इम्प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर की डिफिनेशन देते हैं। सी क्या होगा प्रॉपर की? प्रॉपर कर्व, ये कर्व ऐसा कर्व whose all the points lying on it are at equidistant is called ये प्रॉपर कर्व। सो स्टूडेंट्स, ऐसा यहाँ पे मैं फिगर ड्रा करता हूँ। सपोज इट इज, मैं ये मान लीजिए कि मैं इसे कंपास ड्रा कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि एवरीवेयर ऑन बाउंड्री, ये सर्किल की हमें डिफिनेशन आगे दी है कि ये पॉइंट ऑफ कलेक्शन है जो कंटिन्यूअस इस प्रकार हैं, क्लोज टू ईच अदर, दैट सीम टू बी ए कर्व लाइन। और अगर किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो उसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। और इस प्रकार के कर्व क्लोज फिगर, ये क्लोज कर्व हो या ओपन कर्व हो, कर्व ए बी हो या सर्किल, और एक कंटिन्यूअस आर्क ऑफ 360 डिग्री को हमने डिफाइन किया था सर्कल, या वो सर्कल हो, वो क्लोज, ये प्रॉपर कर्व का एग्जांपल है।
या जो हम आर्क आर्क बोलते हैं। आर्क क्या है? आर्क भी स्टूडेंट ये हमारा परापर कर्व का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आप बेहतर समझ रहे होंगे। विथ कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंशियल। हमने अभी बीच में आपको बताया था कि वह पॉइंट मिडिल में जो कर्व लाइन के ईच पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे हो वह सेंटर बोला जाता है, इसे हम सेंटर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सच टाइप्स ऑफ कर्व्स आर कॉल्ड परापर कर्व्स। ऐसे कर्व, ऐसी वक्र रेखाएं जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस यानी उनका जो बाउंड्री हो उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट के हर ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल हो। यहाँ हम बता सकते हैं, यहाँ ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ क्यू इन सब की डिस्टेंस इक्वल है और ऐसी कर्व पी क्यू हम कहते हैं, ये परापर कर्व है। और स्टूडेंट ये हमने बताया था आपको सर्किल में कि इन्हें क्या क्या कहते हैं, ये सब रेडियस होते हैं, इक्वल होते हैं, ये डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर कर्व। इम्प्रॉपर कर्व आप जानते हैं, whose all the points lie on boundary are not at equidistant। तो हम डिफिनेशन, हमें कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। मैं आई एम फीलिंग सो मच ग्लैड एंड हैप्पी। आप लोग इतना सारा समझ रहे हो। इट इम्प्रॉपर, ओ सॉरी बहुत फास्ट, लेकिन आप लोग कर्व, इम्प्रॉपर कर्व। स्टूडेंट्स, ये कर्व whose all points lying on, वह वक्र जिसकी बाउंड्री की पर स्थित सभी बिंदुएं किसी भी बिंदु से बराबर दूरी पे ना हो, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर कर्व। तो उसे हम कहेंगे अनियमित वक्र। ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन कर्व, ये बाउंड्री होगी, यहाँ बाउंड्री हम कह सकते हैं इस प्लेन के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बाउंड्री पे जो कर्व है उस पर स्थित सभी पॉइंट्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पे नहीं होती, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर कर्व्स। एग्जाम्पल में आप अमीबा बायोलॉजी का, तो स्टूडेंट्स दिस फिगर बिलोंग्स टू, ये फिगर प्रॉपर कर्व से बिलोंग करते थे। अब हम फिगर के लिए इस पे आप राइट कर सकते हो, प्रॉपर कर्व फिगर दोनों हैं। अब हम आपको इम्प्रॉपर कर्व के कुछ फिगर्स दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। सो आई एम doing my best to explain to you in a better way. All these are the examples of improper curve. Okay friends, so friends, now I have to define about the plane and solid. Can I erase it?
Can I erase it? So students, we were talking about plane and solid figures. So I have drawn some figures on my whiteboard, not screen. तो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ फिगर्स ड्रा कर दिए जो जियोमेट्री से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, और हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे प्लेन और सॉलिड फिगर. सो स्टूडेंट्स, geometrical figures can be classified on every figure can be classified on the basis of plane, coordinates and space. तो स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी फिगर को हम डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए स्पेस, कोऑर्डिनेट या डायमेंशन का यूज करते हैं या प्लेन का यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ऐसे जियोमेट्रिकल फिगर्स जिन्हें एक ही प्लेन में दिखाया जाए, या जिनके लिए एक ही प्लेन इनफ हो, एक ही स्पेस इनफ हो, ओनली वन कोऑर्डिनेट इनफ हो, पर्याप्त हो, उसे हम बोलते हैं प्लेन फिगर. सो स्टूडेंट, हम डिफाइन करेंगे प्लेन फिगर को. जियोमेट्रिकल फिगर्स दैट कैन बी in only one space, only one space. I think space is not so much sufficient. मुझे लगता है कि ऐसे वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्लेन. आप समझ जाएंगे प्लेन जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, तल जिसको हम टच करके उसके एग्जिस्टेंस को फील करते हैं. जी, यस, समथिंग इज टच्ड बाय मी, समथिंग इज टच्ड बाय मी, इट इज ए प्लेन. यह प्लेन है. हम आगे प्रयास करेंगे कि कर्व प्लेन और सॉलिड प्लेन आगे बताएंगे. तो वन स्पेस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर्स. सो स्टूडेंट्स, सर्किल, ट्रायंगल, प्लेन फिगर. तो स्टूडेंट्स, हम आगे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फिगर्स. सो स्टूडेंट्स, ऐसे फिगर्स दैट कैन बी डिफाइंड अंडर द कंट्रोलेंस ऑफ ज्योमेट्री, जिसका हम ज्योमेट्री में किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डिफिनेशन दे सकें, उन्हें हम बोलेंगे प्रॉपर प्लेन फिगर्स. और जिनकी हम कोई डिफिनेशन ना दे सके उनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर प्लेन फिगर्स. आप समझ सकते हैं, ये हमारे इम्प्रॉपर, यहाँ पे सारे इम्प्रॉपर फिगर्स मैं दिखा रहा हूँ आपको. इनकी कोई प्रॉपर प्लेन फिगर नहीं हो सकते. तो स्टूडेंट्स, जिसकी कोई डिफिनेशन ना दी जा सके, जिसकी परिभाषा ना बन सके, उसे हम बोलेंगे अपरिभाषित प्लेन फिगर्स. और स्टूडेंट्स, जिसकी परिभाषा दी जा सके उसे हम बोलते हैं प्रॉपर प्लेन फिगर. तो जो बिकॉज वी आर स्टडी ज्योमेट्री, क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो भी मीनिंग है पढ़ने का, वो डिफाइंड प्लेन फिगर को पढ़ने का मीनिंग है, मोटो है. तो उनमें हमने पढ़ा सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो मेनी गॉन्स, हेप्टागन, ऑक्टोगन, नोनोगन, डेकागन. सो एन साइडेड पॉलीगॉन यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज. देयर आर सो मेनी भुज.
ना होंगे। सर्किल को हम अलग कर देते हैं, ये कर्व लाइन से बनी है। बाकी हम देख रहे हैं जितने भी हमारे डिफाइंड प्लेन फिगर्स हैं वे सब स्ट्रेट लाइन से बने हैं, उनको हम डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले हम सॉलिड फिगर के बारे में जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड फिगर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे मैटर, मैं समझता हूँ प्लेन फिगर्स कोई मैटर को डिफाइन नहीं करते क्योंकि इनमें एरिया तो होती है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कुछ मैटर के बारे में कि अगर मैटर को हम जियोमेट्रिकल शेप में ऐसी मैटर को देखें, एग्जाम्पल कोई ब्रिक लेते हैं, ईंट लेते हैं या स्फीयर लेते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उनका एवरी जो भी हमें फेस दिखता है उनका एवरी जो सरफेस कह सकते हैं जिसे हम टच कर फील कर सकते हैं, वो प्लेन हो या कर्व हो, वह एक जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर से मैच करता है। इसीलिए हम सॉलिड फिगर्स को भी जियोमेट्रिकल सॉलिड फिगर जिन्हें हम डिफिनेशन दे सकें उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनकी डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अंतर क्या बनाते हैं, और भी हम डिफिनेशन दे सकते थे। जियोमेट्रिकल फिगर्स दैट कैन होल्ड ओनली एरिया बट नॉट स्पेस, जिसमें वॉल्यूम ना हो केवल एरिया हो, वो भी हम परिभाषा दे सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं कि जियोमेट्रिकल फिगर्स हैविंग ओनली एरिया नॉट एनी वॉल्यूम इज कॉल्ड प्लेन फिगर्स। समझ रहे होंगे आप, जिसमें क्षेत्रफल हो लेकिन आयतन ना हो उसे हम बोलेंगे प्लेन फिगर्स। और स्टूडेंट्स, जिसे टू या मोर देन टू डायमेंशन में, स्पेस में, प्लेन में दिखाया जाए उसे हम बोलेंगे सॉलिड फिगर। और जिसे सिंगल प्लेन में दिखाया जाए, सिंगल प्लेन वाले जिसमें एक ही सरफेस हो, उसे हम बोलेंगे जिसमें एरिया तो हो और वॉल्यूम ना हो, प्लेन फिगर जिसमें वॉल्यूम भी हो एरिया भी हो, सॉलिड फिगर। तो स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल फिगर्स having both area and volume is called balloon is called solid figures। आप भी सोच रहे होंगे सर व्हाट ए वंडरफुल डिफिनेशन इज रेडी फॉर अस। स्टूडेंट्स, always try your best to find definition by yourself by observing the given figures or by thinking about them। स्टूडेंट्स, कभी भी आप बुक पे किसी दूसरे की डिफिनेशन लर्न करने से बेहतर होगी आप फिगर को देखें, ऑब्जर्व करें, उसे कैसे क्या कर सकते हैं कि उसकी सभी प्रकार की चाहे वो जिस शेप में उनकी प्रॉपर्टी आ जाए, दैट इज अ बेस्ट डिफिनेशन, यही सबसे बेस्ट डिफिनेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, आप कहो सर ये वॉल्यूम और एरिया ये सब सर मैथ में, यस भाई जियोमेट्री है तो उसको मेजर करने की, जियो है अर्थ है, पृथ्वी है तो उसको नापने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जियोमेट्रिकल फिगर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड not in that can't be represented in only one plane but also needs more than one plane या more than one space या more than one plane, जिन्हें 2 या 2 से मोर कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता हो उनको हम बोलेंगे सॉलिड फिगर।
सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा कि अब हम पढ़ते हैं कुछ फिगर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट करते हैं, पॉलीगॉन्स को थिंक करते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं उनकी डिफिनेशन सोचते हैं। और स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अभी हम कर्व लाइन आपको बता रहे थे। तो कर्व लाइन सर्किल में हमें डिफिनेशन दिया कि वह एक कर्व है लेकिन 360 डिग्री का कॉन्टिन्यूअस आर्क है। हम प्रॉपर कर्व को आर्क नाम देते हैं। तो पॉलीगॉन्स इन हिंदी some people यूज टू से बहुभुज। तो उसमें थिंक करते हैं मिनिमम कितने जो पॉलीगॉन्स की डिफिनेशन होती है। ये क्लोज्ड प्लेन फिगर, ये क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब थिंक करते हैं कि मिनिमम कितने स्ट्रेट लाइन से 1 2 ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन पाती। 1 लाइन या 2, क्योंकि हम लाइन की डिफिनेशन ज्योमेट्री में देते हैं स्ट्रेट लाइन से। इस प्रकार ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज प्लेन फिगर 1 या 2 लाइन से नहीं बन सकती। एटलीस्ट कम से कम वी नीड 3 लाइन्स, हमें कम से कम 3 लाइन्स की नीड होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पॉलीगॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं, बहुभुज को डिफिनेशन दे सकते हैं। और डिफिनेशन क्या होगा आप समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी परिभाषा याद नहीं की जाती, लर्न नहीं की जाती, परिभाषा स्वयं से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमें अगर हम ए बी सी को देखते हैं तो हम देखते हैं ये एक ही प्लेन में है, इसलिए ये हमारा प्लेन फिगर है। लेकिन स्टूडेंट्स, यह स्ट्रेट लाइन से बना है और क्लोज है, इसलिए क्लोज प्लेन फिगर है। और स्टूडेंट्स, जो क्लोज प्लेन फिगर स्ट्रेट लाइन से बना होता है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, हम इसको आप सोचिए, इसकी क्या डिफिनेशन आप पाएंगे कि थाउजेंड्स ऑफ डिफिनेशन आपका ब्रेन क्रिएट कर रहा है। बस केवल अपने आप को पहचानिए, परिभाषा दीजिए। सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 आर मोर देन 3 लाइन से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 लाइन से भी बन सकते हैं क्लोज फिगर और 5 लाइन से भी बन सकते हैं, 6 लाइन से भी बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं n साइडेड में जितने ही साइड बढ़ जाएगी आगे हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन से बनी क्लोज फिगर को हम दिखाई देंगे पॉलीगॉन। और क्या बोल सकते हैं हम, ये क्लोज प्लेन फिगर अब आगे जोड़ना चाहिए ना जोड़िए, फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि 3 से कम पे बनना नहीं है और 3 से ज्यादा जितने भी हो जाए इन्फिनिटी नंबर्स। आप कहोगे सर क्या 100? नॉट ओनली 100, millions and millions can be drawn, but it is not possible in a practical way। ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है कि हम 1 मिलियन साइड का बना पाएंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें एक लार्ज प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए यहाँ डिफिनेशन देते हैं पॉलीगॉन की। ये क्लोज्ड प्लेन फिगर, a closed plane figure formed by straight lines। अभी आपने सोचा होगा कि सर आप बोलते हो ज्योमेट्री में ओनली स्ट्रेट लाइन, कोई लाइन बोलते हैं, ये सच है, लेकिन मैं और क्लियर करने के लिए स्ट्रेट का यूज कर देता हूं। तो हम फाइंड करते हैं चलिए सर। तो स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड, सॉरी
यहाँ पे हमने ए लगा रखा है, यहाँ जो लिखते हैं पॉलीगॉन लिखते हैं, इज कॉल्ड, सर ना लिखिए क्योंकि हमें पता है ये पॉलीगॉन कहते हैं और हम लोगों ने काफी डिफिनेशन खुद तैयार कर लिया है, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो। इज कॉल्ड पॉलीगॉन। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है अगर पॉलीगॉन बनेगा तो क्या क्या उसके पार्ट्स होंगे, क्या क्या हमने नाम देंगे और क्या क्या क्लासिफिकेशन हम देंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले आते हैं उनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये मोर देन 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है। अगर हम एक क्लोज फिगर के भीतर जाते हैं तो अंदर से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखकर हम इसे बोलते हैं एंगल। एंगल ये अंदर से एंगल है। जब हम अंदर होंगे, अंदर से देखेंगे तो ये एंगल है, और अगर बाहर से देखेंगे तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, इस क्लोज फिगर के ये ए बी, बी सी और ए सी ये आर्म है, हैंड है, तो हम इन्हें हिंदी में भुजा भी कहते हैं या साइड का कह लें, आप साइड कह लें, किनारे होते हैं साइड मीन्स, या इन्हें आर्म बोल लें। ज्योमेट्री में सारे वर्ड चलते हैं, बहुत फेमस हैं, तो साइड बोले, आर्म बोले, आप समझ सकते हो। इसको अंदर से ही एंगल बोले और ये बाहर से, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। तो आगे पॉलीगॉन में देखते हैं और कौन सा वर्ड रह गया, साइड भी हो गया। अब देखते हैं कि अगर हम एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर किसी और पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम डायगोनल कहेंगे। डायगोनल कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे और इंटीरियर एक्सटीरियर ये कॉमन चीजें हैं, छोटी चीजें जो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि जो क्लोज फिगर के अंदर हो इज इंटीरियर रीजन या अंतः क्षेत्र, बाहर हो बाह्य क्षेत्र एक्सटीरियर रीजन, और अगर लाइन पे हो तो अगर वो कर्व लाइन से बना होगा तो ऑन सरकमफ्रेंस यूज करते हैं या ऑन पेरीमीटर यूज करते हैं, ऑन साइड यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डायगोनल यहाँ पे हमको मिलता है एक नया वर्ड जिसके बगैर भी क्लोज फिगर बन सकता है। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं ट्रायंगल के बारे में, क्या कि ट्रायंगल में डायगोनल किसे कहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पाते हैं कि अगर हम पॉइंट ए को लेते हैं तो बी और सी ये दोनों ही हमारे एडजेसेंट पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, एडजेसेंट पॉइंट वो होते हैं जो इस पॉइंट को से निकलने वाले, जो इस पॉइंट से चलने वाले साइड को किसी दूसरे पॉइंट पर मिलाते हैं, तो वो पॉइंट हमारी एडजेसेंट पॉइंट होती है। तो एडजेसेंट पॉइंट को लीव करके छोड़ करके हमें कोई और पॉइंट लेना था उसका नेक्स्ट, तो वो डायगोनल कहलाता है। अतः हम पाते हैं ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। आगे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि डायगोनल होने के लिए कंडीशन क्या है, शुड हैव कब होगा, आप एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली नोट करें। शुड हैव मोर देन 3 लाइन्स, मोर देन 3 साइड्स। जब 3 से मोर साइड्स होंगे यानी क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन, इन सब में होगा, बट 4 साइड से जो कम होंगे उनमें नहीं होंगे। इस रिजल्ट पे हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीगॉन का। सबसे पहले हम किस बेस पे कर देते हैं, चलिए आइए करते हैं साइड के बेस पर, एंगल के बेस पे बाद में करेंगे। सब क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा, क्योंकि बाहर से भाई हमें क्या दिख रहा है, साइड दिख रहा है, ना कि एंगल।
फिर हम साइड पे जब जाएंगे तभी तो अंदर जाएंगे, देखेंगे एंगल, फिर एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए सर। So classification of polygons can be performed using several bases in which I find sides are arms. सर ज्योमेट्री के ये फेमस वर्ड्स हैं आर्म्स और साइड्स, इनके बेस पर हम पॉलीगॉन की क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ट्राइंगल क्या डिफिनेशन होगी, ये पॉलीगॉन हम बार बार आपको मौका देते हैं डिफिनेशन बनाने के लिए। पॉलीगॉन इज नथिंग मोर देन ये क्लोज्ड प्लेन फिगर, ये क्लोज्ड प्लेन फिगर। सो इसकी यहाँ पे नीड नहीं थी हमें लिखने की क्लोज प्लेन फिगर, क्योंकि पॉलीगॉन क्लोज प्लेन फिगर को ही कहते हैं, लेकिन हम आपको बार बार रिमाइंड करवाते रहेंगे जिससे आपको इजीली सारे डिफिनेशन लर्न हो जाए। ट्राइंगल ये पॉलीगॉन आप यस हैविंग 3 साइड्स, हैविंग ओनली, वेरी गुड आप लोग कमेंट करते रहिए। ऐसा पॉलीगॉन क्या होता है, एक क्लोज प्लेन फिगर होता है जिसमें ओनली 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। यस मैथ की लैंग्वेज में सर आर्म्स भी लिख दीजिए। हाँ भाई कहीं कहीं आप लिखा पाओगे आर्म साइड, कुछ अपना भी आप बना सकते हो। इज कॉल्ड आ ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल क्या होता है, जो 3 साइड का बना हुआ पॉलीगॉन हो वो हमारा ट्राइंगल होता है। यानी हम ट्राइंगल की डिफिनेशन दे चुके हैं और कई बार देख चुके हैं, आप भी सोच होंगे सर आगे बढ़िए। सो स्टूडेंट्स आगे यहाँ बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल होगा, बिकॉज एवरी पॉलीगॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्राइंगल्स। हर एक पॉलीगॉन को चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागॉन हो या हेक्सागॉन हो, उन सभी को हम ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, हम ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आती है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है, तो एवरी कमिंग फिगर्स की जो हम और भी स्टडी करेंगे उनका हम बेहतर स्टडी कर पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रायंगल पे बेस्ड होगी। सो एट present we are talking about triangle, hence come to the point back, वापस पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ट्राइंगल, आफ्टर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपको चेंज कर देने हैं। यहाँ पे आप समझ लो, जी हाँ 3, तब ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे। 3 को 4 में चेंज कर दोगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। फर्दर आप यहाँ पे थर्ड पेंटागन, यहाँ पे पेंटागन आएगा। तो पहले हम क्या डिफिनेशन तो आप लिख लेंगे ना, डिफिनेशन आप लिख लेंगे, ओके लिख देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ये पॉलीगॉन, अब बार बार नहीं लिखूंगा क्लोज प्लेन फिगर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पॉलीगॉन उसी को कहेंगे जो क्लोज प्लेन फिगर होगा, यानी ऐसा क्लोज प्लेन फिगर जो कर्व से ना बन के स्ट्रेट लाइन से बना हो, पॉलीगॉन होता है। ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली
यस, 4 साइड्स आर्म्स देखिए सर, दोनों क्यों लिखवाते हो आप समझ चुके हो। जो आपको ज्यादा लाइक हो आप लिखो बार बार। ए पॉलीगॉन हैविंग ओनली 4 साइड्स। भाई आप लोग बिल्कुल चाहते हो मैं लिखता हूं, आप जानते हो कि इतने कमेंट ना कीजिए। साइड्स आर्म्स इज कॉल्ड ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल आप समझ चुके हैं। ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली 4 साइड्स। हाँ, ज्योमेट्री में आप लाइक करते हो आर्म्स भी लिखो, इट डजंट मैटर। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी एक्सप्रेशन को, कैसा डिफिनेशन दे पा रहे हो, इट इज योर मैटर, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट स्टूडेंट्स नेवर ट्राई टू लर्न ये रिटन स्टेटमेंट। Always try your best to make your own definitions. That will be a for all life with you. जो आप खुद से डिफिनेशन दोगे वो आपके पास ऑल लाइफ रहेगा। और याद रखिए, किताब की डिफिनेशन कोई भी आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिखाई हुई बुद्धि ज्यादा समय तक नहीं आती। प्रैक्टिकल में कुछ हम ज्यादा सीखते हैं। क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स, आप जानते अभी हम इस पे टैग नहीं करेंगे, ना ही कोई रेक्टेंगल बोलेगा ना कोई स्क्वायर बोलेगा। हम ये बोलेंगे कि कोई भी 4 साइड जिसमें हो वो क्वाड्रिलेटरल होंगे। हाँ सही है कि सर इसे कुछ नाम दे दीजिए, अच्छा लगते हैं। अब कैसे क्या बोलेंगे, अब अगर जितने लेटर से बोलेंगे उतने साइड का पता लगता है सर, इसलिए नामकरण जरूर कीजिए जिससे हमें लगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसे 4 लेटर यूज हुए हैं और यहाँ भी सर 4 लेटर यूज हुए हैं, इसलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। तो भाई जितने लेटर होंगे उतने साइड होंगे, गिन लीजिएगा। गिन लीजिए और क्या, आप लोग ब्रिलियंट है, जानते हैं कि सर आगे बढ़िए। टॉपिक वही पिछला घिसा घिसाया टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल से हमें डायगोनल मिलने शुरू होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर अपोजिट पॉइंट को मिलाने पे क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पेंटागन। स्टूडेंट्स, पेंटागन, ये पेंटागन क्या होता है आप समझ सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन प्लीज इतने सारे कमेंट ना कीजिए, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। तो आइए पेंटागन स्टडी करते हैं। इन हिंदी पंचभुज और 5 साइडेड भी कह सकते हैं पेंटागन को, लेकिन पेंटा एक साइंटिफिक वर्ड भी है। हम लोग 10th से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पेंटा हेक्सा हेप्टा, तो ये रेस्पेक्टिवली 5, 6 और 7 निकलने करेंगे, 4, 5, 6, लेकिन उसमें 8th में ये आएंगे, यहाँ से पेंटा सेम रहेंगे। पेंटागन क्या डिफरेंस देंगे आप जानते ही हैं कि सर डिफरेंस ना लिखिए, लेकिन भाई फॉर्मेलिटी है, लिखना तो पड़ेगा ही अपने व्हाइट बोर्ड पे। ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली 5 लाइंस और 5 साइड्स। सर नया वर्ड आ गया लाइंस। मैंने बताया था कि आप अपनी डिफिनेशन बनाते रहिए, ये भी यूज कर सकते हो। ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली, वेरी गुड, यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो आप, चाहे तो लाइंस भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर नए नए वर्ड नहीं भाई, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, आप अपनी डिफिनेशन बनाओ। तो ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली, सर आपने गलत लिख दिया। हाँ भाई 5 भी रहेगा, तो ओनली 5 लाइंस, ओनली 5 लाइंस। सर आप भी लिख देते तो अच्छा होता। क्या लिख दूं, साइड्स भी लिख सकते हो आप, और क्या आर्म्स भी आप लिख सकते हो। तो सर इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, बच्चा लोग बी एक्टिव। इफ यू वांट टू बिकम लाइक द सन, फर्स्ट यू लर्न। इफ यू वांट टू बी टू शाइन लाइक द सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।
थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जलना नहीं है यहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्ट है, पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ज्योमेट्री। तो आर्म्स इज कॉल्ड, क्या होगा बच्चों? सर पेंटागन होगा, लेकिन लिख देता हूं क्योंकि ये लिखना चाहिए पेंटागन। सर इस बार अलग अलग भाई, पेंटा मीन्स 5, गॉन मीन्स साइड। क्या होता है दिखा देते हैं फिगर, सब जानते हैं हम लोग, मैं भी जानता हूँ, ब्रिलियंट बच्चे हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर इसमें भी 5 पॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे, और जितने पॉइंट होंगे उतने एंगल होंगे, उतने वर्टेक्स होंगे, उतने साइड होंगे। और सर डायगोनल कितने होंगे इसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक एक एक की पढ़ेंगे टर्म बाय टर्म। तो उतार लीजिए, उतार लीजिए। हेक्सागन, स्टूडेंट्स हेक्सागन आप समझ सकते हो, ये पॉलीगॉन हैविंग, ये पॉलीगॉन हैविंग ओनली, सर राइटिंग आपकी बिगड़ रही है, हैविंग ओनली 6 साइड्स, 6 साइड्स, हेक्सा 6 साइंटिफिक वर्ड है, हैविंग ओनली 6 साइड्स। सर इसमें भी लाइंस लिखो ना, आप लिख लीजिएगा, इतनी बार लिख चुका हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, आप ना कहिएगा। इसके बाद डिफिनेशन आप बनाएंगे, आर्म्स एंड लाइंस, जो भी आपको पसंद आएगा आप लिखिएगा। लाइंस इज कॉल्ड ए हेक्सागन, हेक्सागन। स्टूडेंट्स हेक्सागन फिगर बना दे रहा हूं, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, लेकिन सर ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स कितने हो गए? सर आप गलत लिख दिए हैं क्योंकि आप ए को मिटा के ए बी सी डी ई एफ कितने साइड होते हैं, जितने पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स ये साइड्स हैं, आर्म्स हैं, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, और इतनी ये इसकी बाउंड्री है। आगे हम बात करेंगे, इसी को हम पेरीमीटर कहेंगे, और अगर ये कर्व है तो इसको हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस या लेंथ कहेंगे। अगर इनकम्प्लीट है तो आर्क कहेंगे, कंप्लीट है तो सरकमफ्रेंस कहेंगे। कभी कभी पेरीमीटर भी आप कह सकते हो, या मैं तो ज़्यादातर अपने वीडियोज में लेंथ ऑफ कंप्लीट बाउंड्री लाइन बोलता हूँ हाई क्लासों में। Now come to the topic, students. I think it is only wasting of time. अभी केवल समय की वेस्टेज है कि हम आगे हेप्टागन, मैं आपको बता देता हूँ कि हेक्सा 6 को बोलते हैं, हेप्टा 7 को बोलते हैं, हेप्टा 7 को बोलते हैं, और ऑक्टो 8 को बोलते हैं, नोनो 9 को, और डेका 10 को। लेकिन हमें ज्योमेट्री में मैक्सिमम जो स्टडी करना है वो हेक्सागन हेप्टागन तक, तो आई थिंक इट इज इनफ। और नाउ अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉलीगॉन दैट इज द ट्रायंगल, फर्स्ट पॉलीगॉन दैट इज द ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पॉलीगॉन दैट इज द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्लासिफिकेशन करते हैं। हमें कुछ बेसिस देनी होगी, तो हम 2 बेस पे क्लासिफिकेशन देंगे, साइड्स और एंगल्स के बेस पे। तो हम फर्स्ट लेते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स। तो हम साइड्स, आर्म्स या लाइंस के बेस पे करना चाहते हैं डिफिनेशन, तो वो होगा हमारा सबसे पहले ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दिए हैं। अब आप फर्स्ट आपको बताते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके ऑल साइड्स इक्वल हों। यहाँ पे आप देखोगे ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ, तीनों की लेंथ इक्वल होगी। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कॉल करते हैं स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और फिगर 2 में आप देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल उसमें भी दिख रहा है। ट्रायंगल ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं जो 3 साइड से बने हो, 3 आर्म्स से बने हो, या 3 लाइन से बने हो। इसमें 2 लाइन या 2 साइड या 2 आर्म आप कह सकते हो। अगर इक्वल है तो ये
हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी क्यू की वैल्यू क्यू आर की इक्वल नहीं है, लेकिन पी आर और पी क्यू की वैल्यू इक्वल है, तो टू साइड्स इक्वल है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। थर्ड फिगर में आप देख रहे हैं कि यह भी एक ट्रायंगल है ऑन द बेस ऑफ डिफिनेशन। तो ये देख रहे हैं इसमें ना तो एक्स वाई यानी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे हम चाहे तो लेंथ दे सकते थे, जिससे आप क्लियर हो जाता है। ये लेंथ दे देते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो ये भी 5 होता और ये भी 5 होता। आप समझ सकते हो, बट मुझे लगता है आप जीनियस बच्चे हो, समझ रहे होंगे अच्छे से। और यहाँ पे अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन ये 5 नहीं हो सकता, या तो 5 से कम होगा या ज्यादा होगा, कुछ भी लेट कर लेते हैं, 6 लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक भी साइड दूसरे से मैच नहीं करेंगे, इसलिए अगर ये 4 है तो दूसरा 5 लेना होगा और ये फिर 6 लेना होगा, क्योंकि किसी की भी लेंथ इक्वल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स फटाफट डिफरेंशियल ले लेते हैं, हम जानते हैं आपको नीड नहीं है, फटाफट डिफरेंशियल लिख लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका पीडीएफ आप रिटर्न डाल देते हैं और आप पढ़ लीजिएगा, आप डिफरेंस समझ सकते हो। क्या डिफाइन करोगे आप? इक्विलैटरल ट्रायंगल हेडिंग डालोगे, ये ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आप डिफरेंशियल इसका लिख लीजिएगा, या अभी हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, इसको हम टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे। सेकंड, ये ट्रायंगल हुज ओनली 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड हेडिंग हम डाल देंगे यहाँ पे अभी, स्केलर ट्रायंगल डिफाइन क्या डिफरेंस देंगे आप? ये ट्रायंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल, ये ट्रायंगल्स हैविंग नो इक्वल साइड्स, ऐसे भी आप कह सकते हो, आपको आता है डिफरेंस बनाना। सो स्टूडेंट्स हम डिफरेंस देते हैं। सो स्टूडेंट्स आई हैव डिफाइंड एज टोल्ड इन प्रीवियस, मैंने जैसा आपको में बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारे डिफरेंसेस साइड को दे करके आप खुद दे सकते हो, लेकिन आप इसे राइट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और इससे फर्दर हम जो भी पॉलीगॉन को डिफाइन करेंगे आप उसका क्लासिफिकेशन साइड के बेस पर करने में एबल होंगे। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल को, अब आप समझ सकते हैं, ये आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको इनफ टाइम दूंगा, वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्विलैटरल को रहने दें और ट्रायंगल को हम रिप्लेस कर दें क्वाड्रिलेटरल के टर्म में, तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा, यहाँ भी हटाना पड़ेगा हमें। ट्रायंगल हटा के जो वर्ड यहाँ से हम रखेंगे वही वर्ड हमारे यहाँ और यहाँ भी आ जाएंगे। तो क्या डिफरेंस बन जाएगा? इक्विलैटरल पॉलीगॉन, इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल, इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल, बस साइन यहाँ पे चेंज होगी, ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये क्वाड्रिलेटरल को। हुज ऑल साइड्स, स्टूडेंट्स हमने यहाँ 3 साइड्स नहीं लिखा है, ऑल साइड्स वाई लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि जिससे 3 रहेगा तो आप आगे रेज करके 4 बना देंगे, तो उसे आप चेंज कर पाएंगे क्वाड्रिलेटरल में। इसी प्रकार पेंटागन, हेक्सागन, इक्विलैटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ये इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड से मिलकर बने हो और उनके सारे साइड अगर इक्वल होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड के बने होंगे, उनके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो वो पेंटागन कहलाएगा। और कैसा कहलाएगा? इक्विलैटरल पेंटागन। सेम सेंस में अगर वो 6 साइड से बने होंगे, 6 साइड से बने होंगे और ईच साइड इक्वल लेंथ के होंगे, तो वो इक्विलैटरल हेक्सागन होंगे। अगर वो 7 साइड से बने होंगे और ईच साइड इक्वल होंगे, तो वो इक्विलैटरल 7 साइड वाले हेक्सागन, सॉरी हेप्टागन, 8 साइड वाले ऑक्टोगन, 9 साइड वाले नोनोगन होंगे। नई डिफिनेशन तैयार हो गई है। अब आते हैं डिफिनेशन देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल थे।
तो स्टूडेंट्स हम आगे कोऑर्डिनेशन में भी यूज करेंगे ट्रेपेजियम को डिफाइन करने के लिए। आइसोसेलियस ट्रेपेजियम जिसके दो साइड इक्वल होंगे और स्केलन ट्रेपेजियम जिसके कोई भी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, वो होगा हमारा स्केलन ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल मींस आप समझ सकते हैं ये हमारे नॉन पैरेलल हैं। अब अगर ये इक्वल लेंथ के होंगे, अगर तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर पी क्यू और आर एस इक्वल, क्योंकि ये यहाँ पे पी एस पैरेलल क्यू आर होगा ट्रेपेजियम में, तो स्टूडेंट्स अगर पी क्यू की लेंथ आर एस के इक्वल होगी तो ये हम कहेंगे आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। बट अगर ये अनइक्वल होंगे, दिस मीन्स पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एस होगा, तो ये हमारा स्केलर नॉट ट्रायंगल ट्रेपेजियम होगा। सो स्टूडेंट्स ट्रायंगल को डिफाइन कर चुके हैं। थर्ड आता है हमारा आइसोसेलियस के बाद हम आते हैं स्केलन। स्केलन पे हम डिफिनेशन दे सकते हैं सेम वे में ट्रायंगल की तरह। कोई भी गॉन, इट डजंट मैटर, इट इज क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, आप बोल सकते हो। ये क्वाड्रिलेटरल हुज नो साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्केलन क्वाड्रिलेटरल। सेम सेंस आप डिफिनेशन दे सकते हो स्केलन पेंटागन 5 साइड वाले, ये पेंटागन हैविंग आर sides of unequal lengths or having no side of equal length is called स्केलर पेंटागन हेक्सागन। सेम सेंस में आप देते जाइएगा। और अब इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब हम ट्रायंगल के हमने यहाँ पे राइट किया है बच्चों कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कुछ ऐसी ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के जो हमें इनके स्टडी में इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे, तो बहुत ही आगे इंटरेस्टेड होने वाले ज्योमेट्री। सो हम यहाँ पे ओनली इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस होंगे इन नए वर्ड। नहीं सर नए नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हायर क्लास के हैं, लेकिन जस्ट बड़ा मजा आएगा पढ़ने में से। और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी वर्ड से हम इंट्रोड्यूस होंगे। तो बच्चों आप लिख चुके हैं, मिटा लें। Then we are studying about the property congruency and similarity. So students, based on circle and triangle, हम यहाँ पे congruency और similarity स्टडी करेंगे जो सर्किल और ट्रायंगल पे बेस होंगे। बिकॉज सर्किल के लिए मैंने बता दिया है पहले ही कि सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। It doesn't matter of what radii they belong to. This means students सर्किल हमेशा सिमिलर होते हैं। It doesn't matter उनका रेडियस डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्क्स हमेशा सिमिलर होते हैं अगर सबटेंडेड एंगल एट सेंटर इक्वल हो, यानी अगर केंद्र पर अंतरित करने वाले कोण इक्वल हो तो आर्क्स में चाप भी हमेशा सिमिलर होते हैं। इसको हमने सर्किल वीडियो में क्लियर किया था। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी की भी बात हमने करी थी कि टू और मोर सर्किल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। बट फॉर ये सेगमेंट, लेकिन अगर हम सेगमेंट की बात करेंगे तो रेडियाई के साथ साथ सेंटर पर सबटेंड करने वाले सब एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये हम सर्किल में पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। सर्किल के लिए ये भी अगर थीटा है और रेडियस इक्वल है, यहाँ रेडियस अगर इक्वल है, सॉरी सेम में, तो हमेशा सेम में हमेशा
अगर सेम सर्किल के कॉर्ड विल ऑलवेज इक्वल इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। आगे हमने पढ़ा है इसी प्रकार कॉन्ग्रेंट के साथ भी कॉन्ग्रेंट होते हैं जिनके रेडियस सेम होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स नाउ ऑन ट्रायंगल हमने बताया था कि एवरी पॉलीगॉन, हर पॉलीगॉन को, हर बहुभुज को हम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में तोड़ सकते हैं उसके डायगोनल ड्रा करके। इस प्रकार अगर हम त्रिभुज के ट्रायंगल के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करें तो एवरी पॉलीगॉन को हम फेयरली इन ए सिस्टमैटिक मैनर से डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बेस पर सेवरल थ्योरम करेक्ट कर सकते हैं जो केवल एकेडमिक नहीं बट सम टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स come on study and point. First we will study congruency. What is congruency? So students, that special property मैंने बताया था, that property that makes an object different from others is called its characteristic. तो ऐसे characteristics जो two or more than two figures को यानी दो या दो से अधिक प्लेन फिगर्स को आप सेम स्टैंडर्ड से मेरा यहाँ पे तात्पर्य, मेरा मतलब है कि ऐसा ना करें कि एक ट्रायंगल लें जिसमें 3 साइड होगा और उसकी कंपेरिजन करें हम 4 साइड से। दो पॉलीगॉन की हम कंपेरिजन करें तो उनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना मस्ट है। यहाँ पे आप कभी भी ट्रायंगल की कंपेरिजन क्वाड्रिलेटरल या पेंटागॉन्स नहीं करोगे। जब भी हम कंपेरिजन करेंगे इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए तो आप सेम स्टैंडर्ड, सर्किल की कंपैरिजन ट्रायंगल से नहीं, ट्रायंगल की कंपैरिजन सीधे क्वाड्रिलेटरल से नहीं, क्वाड्रिलेटरल की ट्रायंगल सीधे हेप्टागॉन या ऑक्टागॉन से नहीं। समझ में आ रही होगी आपके? तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम बार बार ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं कि जो भी हमारे फोकस होगा इस वीडियो पे वो ट्रायंगल के वो विकास सर्किल का सिंपल है सिमिलरिटी सिंस बर्थ। जब से सर्किल पैदा होता है वो सिमिलर ही पैदा होता है। नो मैटर व्हाट डिजाइन दे पोसेस, यानी कितनी उनकी त्रिज्या होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस मींस ऑल सर्किल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी सर्किल की क्या मिलता है? इफ रेडियाई आर इक्वल देन टू और मोर सर्किल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ ट्रायंगल की बात करते हैं और बात कर रहे थे पहले कॉन्ग्रुएंसी की। तो आप कह सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी जो दो या दो से अधिक पॉलीगॉन्स को जो सेम प्लेन में लाई करते हो इक्वल सिमिलर दिखाएं। इक्वल से हमारा तात्पर्य उनके ईच कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे फिगर के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो। यहाँ पे हम कुछ फिगर्स ड्रा कर रखे हैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे अगर हम 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अगर यूनिट ले लेते या इंच जो भी आप ले सकते हैं तो ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। लेकिन ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे सिमिलर तो हैं बट वे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स हम यहाँ 3 साइड के बजाय 5 साइड वाले भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं और पाएंगे कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल तो इक्वल होंगे, रेस्पेक्टिव कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम इसको x, y, z से डिनोट करें तो हम जानते हैं इक्विलैटरल अगर हैं और इनकी 7 यूनिट ले लेते हैं ईच साइड की लेंथ तो ईच एंगल 60 डिग्री है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन यहाँ ईच साइड की ईच कोरेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ, अब हम जब इक्विलैटरल की बात कर सकते हैं तो उसका हर एंगल हम कह सकते हैं कि एंगल ये का कोरेस्पॉन्डिंग P नहीं, एंगल Q भी है, एंगल A का कोरेस्पॉन्डिंग
एंगल आर भी है, क्योंकि इसमें तो ईच एंगल इक्वल है। इसी प्रकार ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू का होना कोई मस्ट नहीं है, ये केवल इक्विलैटरल के लिए यूज किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं अभी आगे फिगर में हमने दूसरा ऐसा फिगर ड्रा किया है जिसमें राइट एंगल दिख रहा है, और यहाँ पे राइट एंगल हमें ए बी सी और पी क्यू आर दिख रहा है, जिसके पॉइंट बी वर्टेक्स बी पर अंदर की ओर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। और इस फिगर में अब हम एंगल बी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इसमें फिक्स है, हम पी को और बी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू 90 है जबकि इसकी वैल्यू 40 है। सो स्टूडेंट्स, हम केवल इक्विलैटरल में फ्री हैं कि किसी भी एंगल को किसी भी जो कॉन्ग्रुएंट हो उनका या सिमिलर हो उनका ईच एंगल हमेशा इक्वल होगा, किसमें, इक्विलैटरल के लिए। और ईच साइड उनका कोई कोरिस्पॉन्डिंग पहचानना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हम एंगल सी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इस फिगर में जो कि कॉन्ग्रुएंट है, हम एंगल पी को नहीं कह सकते। दिस मीन्स इनमें कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स यूनिक होंगे एक्सेप्ट इक्विलैटरल। तो बच्चों, इक्विलैटरल में छोड़कर आगे आप अलर्ट रहिएगा, आपसे ये बार बार गलती होगी केवल कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स पहचानने में, क्योंकि इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगी, जो एक रूल होगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से, किस बेस पे हम, किन बेस पे हम टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, उन सब का एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या AC का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट PQ हो सकता है? नहीं सर। वाई? क्योंकि AC की लंबाई 5 है और PQ की लंबाई 4 है। इसका मतलब AC का केवल एक ही कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें है, PR। क्या AC का RP कहते हैं तब भी तो लंबाई बराबर है P। अगर हम यहाँ पे AC कहें, यहाँ पे हम AC कहें AC, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं RP, तो क्या ये सही है? बिल्कुल बच्चों सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये 40 डिग्री का है, जबकि यहाँ पहले आपने R लिखा, अब R 50 डिग्री का है। आपका ऑर्डर क्रम सही नहीं है, इसे ज्योमेट्री में विशेष ध्यान दिया जाता है, स्पेशल केयर करना, ऐसी गलतियां ना कीजिएगा। तो AC के लिए हम देखते हैं, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया, लाइन सेगमेंट का नाम, साइड का नाम, आर्म का नाम, क्या उस पॉइंट पर जितना एंगल बन रहा है उसके दूसरे फिगर के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट का नाम लिखने के लिए, साइड का नाम लिखने के लिए हम उसी वर्टेक्स को चुनेंगे जिस पर 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 40 डिग्री AC इक्वल, सॉरी एंगल ये 40 डिग्री, एंगल P 40 डिग्री, तो यहाँ AC के इक्वल होगा ओनली PR। RP नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया होगा कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट। तो बच्चों, हम यहाँ डिफिनेशन, तो इसलिए हमें लिख दिया था पहले कि आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू लाइक ये गुड हैंड राइटिंग एंड बिफोर 2 months आई हैव ब्रोकन माई हैंड इन विच इट वेरी बैडली इंजर्ड, सो आई एम अनेबल टू राइट सो मच फास्ट एज प्रीवियस डेज। जैसा कि मैं पहले लिखता था, अब उतना फास्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, इस कारण से मैं पहले आपको डिफिनेशन दे दिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। समझ में आपके आ गया होगा कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? वह प्रॉपर्टी जो 2 या 2 से अधिक सेम स्टैंडर्ड के पॉलीगॉन को इक्वल सिमिलर दर्शाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने बता दिया कि इक्वल एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड कहां से आया। ऐसे सभी पॉलीगॉन्स जो सेम प्लेन में लाई करेंगे और एक दूसरे के इक्वल एंगल होंगे, जिसमें अगर उन सभी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और साइड इक्वल होगा तो वे सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। यहाँ पे हम स्पेशल ट्रायंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्राइटेरिया देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंसी का था। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी की। तो वह प्रॉपर्टी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ 2 or more polygons lying in the same plane that makes it similar to look for looking only,
This means corresponding angles are equal, but corresponding sides are need not to be equal. ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये भी हमारा नेचुरल की तरह और ये होल की तरह एक्ट करता है कि सारे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, अगर 2 और मोर पॉलीगॉन्स के पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है तो दे मस्ट पोसेस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर किसी के पास 2 या 2 से अधिक पॉलीगॉन्स के पास कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है तो मस्ट ही श्योर ही उनमें सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी होगी। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि 2 या 2 से अधिक प्लेन फिगर्स अगर वो सिमिलर हैं तो वे कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा। तो अब आगे हमने यहाँ पे शार्ट में थोड़ा सा और डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 और मोर पॉलीगॉन्स लाइंग इन सेम प्लेन आर सिमिलर, अगर सिमिलर होंगे तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आप देख सकते हैं बोथ फिगर्स सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट पोसेस इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस मींस अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तब भी उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर वो सिमिलर हैं तो भी इक्वल होंगे। तो बच्चों, हर कॉन्ग्रुएंट पेयर या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगला, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स नीड नॉट टू बी इक्वल, यानी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि 2 और मोर सिमिलर फिगर्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों। इसमें क्या है? इसमें 2 और मोर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑलवेज इक्वल होंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि 2 और मोर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो। उनका इक्वल होना मस्ट है, अदरवाइज वे सिमिलर तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्लियर? आगे का पढ़ते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल। दिस मींस अगर हम यहाँ पे देखें समझने के लिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए बी सी और वह एक्स वाई जेड, अगर हम देखते हैं वहां पे ए बी सी और एक्स वाई जेड जिसका साइड 7 7 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं बट साइड्स इक्वल नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब देखते हैं इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा है। 3/7 3/7 3/7 3/7। भाई कांस्टेंट तो है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कांस्टेंट मींस सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना। सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना क्या कहलाता है? कि इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है। बट बच्चों, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यह प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू जो 3/7 आ रही थी, ये हमेशा 1 होगा। कितना होगा? हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, AB/PQ इक्वल 3/3 इक्वल 1। सेम हियर, BC/QR इक्वल 3/3 इक्वल 1। तो ये 1 आ रही है। रेशियो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं ABC और PQR, ये हमारे 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। देखते हैं AB/PQ, सर 4/4 1 आ रहा है। वेरी गुड। AC/PR, सर 5/5 1 आ रहा है। यहाँ देखते हैं BC/QR 3/3 1 आ रहा है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि अगर वे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1 आएगा। कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी ऑलवेज 1 होगी। बट अगर वे क्या है हमारे, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हमारी 1 नहीं आती तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो बच्चों, लेकिन अगर 1 आती है तो वो सिमिलर नहीं होंगे, वो भी सिमिलर होंगे।
क्योंकि मैंने पहले बताया कि एवरी कॉन्ग्रुएंट पेयर आर मोर देन टू फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। if they are congruent then they always will be similar। अगर वे congruent हैं तो सिमिलर हमेशा होंगे, लेकिन सिमिलर अगर हैं तो वो congruent हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्या देख लेते हैं इसमें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। बच्चों अभी आपने देखा कि ए बी अपान एक्स वाई की वैल्यू 3/7 है जो कि 1 से कम है, लेकिन अगर हम पहले ये ट्रायंगल लेते तब क्या होता, तब होता एक्स वाई अपान ए बी इक्वल 7/3 जो 1 से ज्यादा होता। तो बच्चों मुझे उम्मीद है और जो भी हमारे यंग माइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं लेखपाल के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। या जो न्यू स्टूडेंट्स या जो कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाए ज्योमेट्री, उनके लिए ज्योमेट्री बहुत ही इजी वे में है, वो स्टडी करें। मैं इसका सक्सेसिव वीडियो भी जल्दी डालूंगा जिसमें हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लास 10th के लिए सिमिलरिटी सीबीएसई बोर्ड, इन सीबीएसई बोर्ड मोस्ट important topic similarity, but you can't correct any question belonging to similarity if you have no knowledge about congruency. So students, please keep on watching as you have to gain much more marks in your board examination. So thank you very much, and in my next video I will teach you about क्राइटेरिया। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, वो रूल बताऊंगा कि किस बेस पे आप डिसाइड करोगे कि गिवन 2 or more पॉलीगॉन्स ऑफ सेम स्टैंडर्ड आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का डिस्कशन करेंगे, बेस्ड ऑन ट्रायंगल पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम सिमिलरिटी के लिए भी क्राइटेरिया डालेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप ऑन वाचिंग आकांक्षा क्लासेस।